नमस्कार मित्रों, कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम लोग एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत नवी यूनिट का अध्ययन कर रहे हैं और उसके अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने इंटरनेट के विषय में अध्ययन किया था कि इंटरनेट किस तरीके से काम करता है, इंटरनेट के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, यदि आपको इंटरनेट का उपयोग करना है तो उसके लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। इंटरनेट पर जो भी चीज़ तैयार की जाती हैं उनमें किन किन चीज़ों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि सर्च इंजन क्या होता है, यूसी ब्राउज़र क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है, एचटीएमएल क्या होता है या प्रोटोकॉल क्या होते हैं। तो इन सभी का विस्तार पूर्वक अध्ययन हम लोगों ने पिछली वीडियो में किया है। इस वीडियो के अंतर्गत हम समझने का प्रयास करेंगे कि इंटरनेट का उपयोग किन किन क्षेत्रों में होता है। तो देखिए दोस्तों, इंटरनेट आजकल इंसान की जिंदगी का एक अंग बन चुका है। व्यक्ति जैसे ही सुबह उठता है और वह सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर को ही खोलता है और उसमें क्या करता है, इंटरनेट का ही उपयोग करता है। अब इंटरनेट का उपयोग आप कैसे कर सकते हैं, आपको किसी व्यक्ति को संदेश भेजना है तो संदेश भेजने के लिए इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। आपको किसी से बात करनी है तो बात करने के लिए आप इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। कोई चीज सर्च करनी है तो सर्च करने के लिए इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। यदि आपको कोई योजना पब्लिश करानी है, एक स्थान से दूसरे स्थान, एक मुख्यालय से दूसरे मुख्यालय पर भेजनी है, तो ई गवर्नेंस में भी आप इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। कोई चीज आपको ऑनलाइन खरीदनी है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीदनी है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक उन चीजों को भेजने के लिए, प्राप्त करने के लिए भी ई कॉमर्स के जरिए इंटरनेट का उपयोग किया जा सकता है। ऐसे ही विभिन्न क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। तो देखते हैं हम डिटेल में कि आखिर किन किन क्षेत्रों में किस तरीके से इंटरनेट का उपयोग होता है। तो इंटरनेट का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में देख सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम ईमेल में। ईमेल अर्थात ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये भी पेपर में पूछा जा चुका है कि ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है। ध्यान रखिए, कंप्यूटर से जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपके आयोग में, वह या तो बहुत ही इजी होते हैं, सीधा आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, और हम जरा सी गलती कर लेते हैं, छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं और हम वह क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इनको आपको नजरअंदाज नहीं करना है, इनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और पढ़ के समझना है कि ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का उपयोग क्यों किया जाता है, तो यदि आपको कम खर्च में बहुत तीव्र माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी सूचना या संदेश को भेजना है तो उसके लिए आप ईमेल का उपयोग करते हैं। पहले यदि आपको कोई चिट्ठी लिखनी होती थी, कोई सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजनी होती थी, तो आप पोस्ट ऑफिस का उपयोग करते थे। तो उसमें बहुत दिन लग जाते थे। पता चला कि आपके यहाँ पे किसी की शादी है और आपने कोई दूरस्थ स्थान पर व्यक्ति है उसके लिए कार्ड भेजा है और वह कार्ड 1.5 महीने बाद पहुंच रहा है। मतलब यहां पर शादी होके सारी रस्में हो चुकी और उस बंदे को वह कार्ड कब 1-1.5 महीने बाद मिल रहा है। तो सूचनाएं पहुंचने में क्या होती थी, बहुत देरी होती थी। लेकिन हम इंटरनेट के माध्यम से एक साथ कई जगहों पर कई लोगों के लिए और कई सूचनाएं भेज सकते हैं मिनटों में। कैसे? मिनटों तो मिनटों, सेकंडों में भेज सकते हैं। तो उसका उपयोग हम इंटरनेट के माध्यम से किसकी सहायता से करते हैं? ईमेल की सहायता से करते हैं। यह इंटरनेट पर कम खर्च और तीव्र गति से मैसेज भेजने और प्राप्त करने का लोकप्रिय साधन होता है। किस सिद्धांत पर काम करता है? तो एक क्लाइंट सर्वर मॉडल पर काम करता है। किस पर करता है? क्लाइंट सर्वर मॉडल पर काम करता है। इसके विकास का श्रेय किसको जाता है? रे टॉमलिंसन, जो कि अमेरिका के थे। इन्होंने 1971 में ईमेल का आविष्कार किया था। तो ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि ईमेल के जनक कौन हैं, तो रे टॉमलिंसन हैं। ईमेल का आविष्कार किस देश में सबसे पहले किया गया था? तो अमेरिका में। कब किया गया था? तो 1971 में किया गया था। ईमेल पर, इंटरनेट पर ईमेल द्वारा संदेश यदि आपको भेजना है तो उसके लिए अलग प्रोटोकॉल का उपयोग होता है, और यदि आपको संदेश प्राप्त करना है तो उसके लिए अलग प्रोटोकॉल का उपयोग होता है। यदि आपको संदेश भेजना है तो आप SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग करेंगे, और यदि आपको संदेश प्राप्त करना है तो आप POP अर्थात पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का उपयोग करेंगे। ध्यान रखिएगा, ईमेल के निजी इनबॉक्स में जो संदेश है वह कितने दिनों तक स्थायी बना रह सकता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है। तो कितने दिनों तक? 30 दिनों तक बना रह सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ईमेल के लाभ क्या क्या होते हैं? तो ईमेल के लाभ तो हमें
कार्य से ही पता चल जाते हैं कि एक तो इसमें समय की बचत होती है, बहुत जल्दी हम बहुत सारे मैसेज एक स्थान पर दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। इसके साथ हम सिर्फ लिखित संदेश नहीं भेज सकते, इसके साथ आप वीडियो, ऑडियो, ग्राफिक्स कुछ भी आप क्या कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। यह संदेश भेजने का कैसा है, तीव्र और सस्ता माध्यम, इसमें ज्यादा खर्चे की आवश्यकता नहीं होती, पेपरलेस माध्यम है। इसमें टेक्स्ट, चित्र, ऑडियो, वीडियो, फाइल आप कुछ भी भेज सकते हैं। जब आप पोस्ट ऑफिस के द्वारा कोई चिट्ठी भेजते थे तो वह सिर्फ लिखित रूप में होती थी, ना आप उसमें ऑडियो भेज सकते थे, ना वीडियो भेज सकते थे, ना ही चित्र भेज सकते थे। लेकिन इसके माध्यम से आप सब कुछ भेज सकते हैं। हानि क्या क्या होती हैं, तो ईमेल से जैसे लाभ हैं वैसे हानि भी होती हैं। जैसे कि हमने विज्ञान के निबंध में बचपन से ही पढ़ा हुआ है कि विज्ञान के यदि वरदान हैं तो विज्ञान के अभिशाप भी होते हैं। इसी तरीके से ईमेल के जो हमारे लिए वरदान है उसके अभिशाप भी होते हैं। क्या क्या हानि है, तो इसके संदेश में आत्मीयता की कमी होती है। जब आप कोई भी मैसेज टाइप करके भेजते हैं तो उसमें आत्मीयता नजर नहीं आती। जब आप कोई मैसेज भेजते थे चिट्ठी में लिख के तो उसमें लिखते थे आदरणीय पिताजी या आदरणीय दोस्त या प्रिय मित्र, इस तरीके से किसी चिट्ठी को जब आप लिखते थे तो उसमें एक आत्मीयता उभर कर आती थी। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें तो सिर्फ पता होता है और आपका क्या होता है, मैसेज लिखा होता है। तो इसमें प्रिय, मित्र, आत्मजन ऐसे कुछ शब्दों का उपयोग नहीं होता। तो इसमें क्या होती है, आत्मीयता की कमी होती है। या अटैचमेंट इंटरनेट पर वायरस फैलाने का खतरा रहता है। अटैचमेंट इंटरनेट के माध्यम से आपके ईमेल बॉक्स में बहुत सारे वायरस भेज दिए जाते हैं। आपको लगता है कि ये वैध डोमेन से या वैध व्यक्ति के यहां से आया हुआ है। जैसे आप उनको खोलते हैं तो आपके कंप्यूटर में, आपके सिस्टम में वायरस इंक्लूड हो जाता है। यह गैर वांछित विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे लोग गैर वांछित विज्ञापन भेजने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। ईमेल एड्रेस की यदि बात करें तो इसमें मुख्यतः दो भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है यूजर का नाम और एक होता है डोमेन नेम। क्या क्या होते हैं, एक होता है यूजर का नाम, एक होता है डोमेन नेम। समझने की बात करते हैं। जैसे ही आप ईमेल देखते हैं तो उसमें इस तरीके का ईमेल बनता है। जैसे कि ये लिखा है विनय पटेल 123@yahoo.co.in। तो यहां पर ये क्या लिखा हुआ है, ईमेल लिखा है, यूजर नेम है ना। जैसे आपको ईमेल कहीं भेजना होता है तो हर व्यक्ति के लिए एक यूजर नेम दिया जाता है। उस यूजर नेम के जरिए हम उसको ईमेल भेज सकते हैं। तो यही यूजर नेम होता है। इसके दो भाग हैं। एक यहां पर लिखा है विनय पटेल 123, ये जो @ के पहले है वह क्या कहलाता है, यूजर का नाम कहलाता है। जो अपना ईमेल बनाना चाह रहा है, जो भी व्यक्ति है, जो उपयोग करता है, वह यह खुद देता है। ध्यान रखिए इसकी भी कुछ विशेषताएं होती हैं, वो अभी हम देखेंगे। दूसरा @ के बाद जो लिखा हुआ है yahoo.co.in, ये क्या कहलाता है, डोमेन नेम कहलाता है। क्या कहलाता है, डोमेन नेम। और यहां पर डॉट के बाद जो लिखा है ये क्या कहलाता है, एक्सटेंशन नेम कहलाता है ना। सीओ से क्या हो गया, कंपनी हो गया, इनसे हो गया इंडिया। तो जो ये व्यक्ति है कहां का है, कंपनी है कोई, और कहां की है, इंडिया की है। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, ईमेल होता है। ये लास्ट वाले आपको ध्यान नहीं रखने, आपको बस दो याद रखने हैं कि जो @ के पहले, @ के बाद में। ठीक है, पहले क्या होता है, यूजर नेम होता है, बाद में होता है डोमेन नेम। यूजर नेम की बात करें तो यह उपयोगकर्ता के द्वारा दिया जाता है। यह एक ईमेल सर्वर पर किसी एक यूजर का नाम एक ही बार प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि विजयपाल 123 लिख गया, तो अब आप सोचे कि दूसरा व्यक्ति इसी नाम से कोई ईमेल बना ले तो वह नहीं बन सकता। उसको 123 की जगह पर कोई और अंक देना पड़ेगा या इस नाम में कोई अंक आपको बदलने पड़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, एक बार में एक ही नाम दिया जाता है। यह जो नाम होता है वह कितने कैरेक्टर का हो सकता है, तो 64 कैरेक्टर का हो सकता है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ इसका जो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर है, इसमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जहां पर आपने, मान लीजिए आप नाम लिख रहे हैं, आपने जो यूजर नाम दिया और आपने यहां पर पहला अक्षर कैपिटल बना दिया, तो आप यदि यहां पर स्मॉल अक्षर फर्स्ट लेटर जो स्मॉल बना के यदि ईमेल भेज रहे हैं तो वह भेजेगा नहीं, वह उस स्थान पर नहीं पहुंचेगा। तो यह केस सेंसिटिव होता है, अर्थात इस पर कैपिटल स्मॉल लेटर पर ध्यान देना होता है। किस पर, यूजर नेम पर। फिर होता है डोमेन नेम। डोमेन नेम में क्या क्या होता है, तो यह ईमेल खाता प्रदान करने वाले सर्वर के द्वारा प्रदान किया जाता है। जो सर्वर होता है उसके द्वारा प्रदान किया जाएगा कि आप किस सर्वर का उपयोग कर रहे हैं, याहू का कर रहे हैं, हॉटमेल का कर रहे हैं, किसका उपयोग कर रहे हैं, तो उसके द्वारा यह प्रदान किया जाएगा। @ के बाद इसे लिखा जाता है @@सिग्मोल कहलाता है। क्या कहलाता है, @सिग्मोल कहलाता है। क्लियर हुआ।
ईमेल एड्रेस में खाली स्थान नहीं होता, ध्यान रखिएगा। ईमेल लिखना चालू होगा तो यहां पर कहीं भी आपको स्पेस देखने को नहीं मिलेगा, तो इसमें खाली स्थान की कोई भी जगह नहीं होती है। ईमेल प्रदान करने वाली कुछ कंपनियां हैं और कुछ साइटें हैं, देख लेते हैं। जैसे कि एक है याहू मेल, एक है हॉटमेल, एक है रेडिफ मेल, एक है जीमेल और एक है सिफी। तो ये बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी वेबसाइट हैं जो आपको ईमेल सुविधा प्रदान करती हैं। हम लोग तो क्या है एक दो ही याद कर पाते हैं, जैसे हमें पता होता है gmail.com, क्योंकि जीमेल पर ही अधिकतर लोग क्या बनाते हैं, ईमेल बनाते हैं। ईमेल अलग है, जीमेल अलग है। ईमेल क्या है, संदेश भेजने की प्रक्रिया है। जीमेल क्या है, एक वेबसाइट है जो ईमेल भेजने की सुविधा आपको प्रदान करता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। जीमेल की तरह ही आपको सुविधा सिफी भी प्रदान करती है, रेडिफ मेल भी करती है, हॉटमेल भी करती है और याहू मेल भी करती है। ठीक है, अब ईमेल मैसेज का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, ये भी हम देख लेते हैं। जैसे ही आप किसी को ईमेल लिखना चाहते हैं तो आप जैसे ही ईमेल का बॉक्स खोलते हैं उसमें कुछ चीजें लिखी मिलती हैं। सबसे ऊपर लिखा मिलता है फॉर्म। फॉर्म क्या होता है, भेजने वाले का ईमेल होता है कि जिसके द्वारा यह भेजा जा रहा है। टू मतलब जिसको भेजा जा रहा है, तो पाने वाले का पता होगा। तो फॉर्म में क्या करेंगे, आप अपना ईमेल का पता डालेंगे, टू में सामने वाले जिसको भेजना है उसका ईमेल का पता डालेंगे। अब यह टू में एक या एक से अधिक व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति को आप ईमेल भेजना चाह रहे हैं उसमें आप उतने व्यक्तियों के नाम ऐड कर सकते हैं। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, ये फुल फॉर्म पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। सीसी क्या होता है, कार्बन कॉपी, भेजे जाने वाले का ईमेल पता होता है। इसमें क्या होता है, भेजे जाने वाले का ईमेल पता होता है। कौन, कार्बन कॉपी भेजे जाने वाले का सीसी में होता है पता। बीसीसी में ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। यह ईमेल पता जैसे मैसेज ब्लाइंड कार्बन कॉपी के रूप में भेजना हो। ठीक है, तो आप किसका उपयोग करेंगे, बीसीसी का उपयोग करेंगे। एक होता है सब्जेक्ट, ईमेल में आप जो भी लिखना चाह रहे हैं वह सब्जेक्ट में लिखेंगे। एक होता है अटैच फाइल, मान लीजिए आप मैसेज के साथ कोई और चीजें भी अटैच करके भेजना चाह रहे हैं तो उसको आप अटैच फाइल में ऐड कर सकते हैं। एक होता है बॉडी, ईमेल के संदेश का जो टेक्स्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, बॉडी। अब ध्यान रखिएगा, आपको ये सब चीजें लिखनी होती हैं। आप कार्बन कॉपी में भेजना चाह रहे हैं तो कार्बन कॉपी, बीसीसी में भेजना चाह रहे हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी, तो यहां पे आपको जिसको भेजना है उसका ईमेल आईडी डालना जरूरी है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसे आपको लिखने की जरूरत नहीं होती है, वह ईमेल जो होता है स्वयं ही ऐड कर लेता है। जैसे कि फ्रॉम अर्थात भेजने वाले का पता, क्योंकि आप अपनी ईमेल से ही उसको संदेश भेज रहे हैं तो आपका ईमेल आपको लिखने की जरूरत नहीं होता, वह ईमेल स्वतः ही ऐड कर लेता है। साथ ही साथ डेट भी आपको लिखने की आवश्यकता नहीं होती, डेट भी वह स्वयं ही अटैच कर लेता है और भेज देता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए ईमेल में कौन सी चीजें हैं जो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं होती, तो कौन सी, एक फ्रॉम और एक डेट। ईमेल संदेश की सुरक्षा, ईमेल संदेश की सुरक्षा के लिए आपको क्या क्या करना होगा। सबसे पहले तो व्यक्तिगत सूचना को ईमेल पर ना भेजें। जो व्यक्तिगत सूचना है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उसको आपको किस पे नहीं भेजना है, ईमेल पे नहीं भेजना है। संदिग्ध ईमेल या उसके अटैचमेंट को ना खोलें। यदि मान लीजिए आपके मेल पर कुछ ऐसे ईमेल आए हैं जिनको आप नहीं समझते हैं कि ये क्या हैं, तो उनको आपको खोलना नहीं चाहिए। ठीक है, उनके साथ जो भी अटैचमेंट फाइल है उनको भी नहीं खोलना चाहिए। स्पैम, जो ईमेल संदेश हैं उनका उत्तर नहीं देना चाहिए। स्पैम क्या होते हैं, जो अवैध ईमेल होते हैं, बार बार आते हैं, उनके उत्तर भी आपको नहीं देना चाहिए। यह जंक ईमेल होता है, अवांछित ईमेल भी कहलाता है। ठीक है, ईमेल अकाउंट बंद करते समय हमेशा लॉग आउट करें। ठीक है, डाटा आप ईमेल से बाहर मत आ जाइए, हर बार उसको क्या करें, आप लॉग आउट करें। ईमेल पासवर्ड को सुरक्षित रखें तथा समय समय पर उसे परिवर्तित करते रहें। तो इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, ईमेल की सुरक्षा रख सकते हैं। दूसरा होता है इंटरनेट का उपयोग चैटिंग में। यदि आप किसी से मैसेज के माध्यम से बात करना चाह रहे हैं तो आप चैटिंग के माध्यम से बात कर सकते हैं। कीबोर्ड के माध्यम से जो हम बातचीत करते हैं, लिखकर जो बातचीत करते हैं टाइम टू टाइम, एक ही टाइम में, तो वह चैटिंग कहलाती है। इसमें विचारों को टाइप किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ईमेल के माध्यम से आप संदेश को लिखकर भेज देते हैं, सामने वाला प्राप्त करता है। चैटिंग में आप तुरंत बात करते हैं, आप क्वेश्चन करते हैं, सामने वाला आंसर देता है, सामने वाला क्वेश्चन करता है, आप आंसर देता है। तो इस तरीके से चैटिंग के माध्यम से हम इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। एक होता है टेलीनेट या रिमोट लॉगिन, ये हम देख चुके हैं कि इसमें क्या होता है कि एक कंप्यूटर मेन सर्वर होता है, उससे हम क्या कर सकते हैं, ऑफिस के विभिन्न कंप्यूटरों को आपस में जोड़ सकते हैं। और मान लीजिए किसी का उपयोग करना है, कोई फाइल हमें मेन कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में ले जानी है तो यहाँ भी ले जा सकते हैं, और इससे मेन कंप्यूटर में ले जाना है तो वहां भी हम इसके माध्यम से भेज सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है, टेलीनेट कहलाता है। क्लियर हुआ।
फिर होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। यदि आप एक स्थान पर बैठकर दूसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति के साथ फेस टू फेस बात करना चाहते हैं, ऐसा लगे कि वो सामने बैठकर ही आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इस तरीके की जो बातें इंटरनेट के माध्यम से होती हैं इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। इंटरनेट के द्वारा जीवंत लाइव दृश्य एवं श्रव्य संवाद स्थापित करने की प्रक्रिया वीडियो कॉन्फ्रेंस कहलाती है। इसके लिए वेब कैमरे की आवश्यकता होती है, माइक की आवश्यकता। वेब कैमरे के माध्यम से आपका चित्र सामने वाले को दिखाई देगा, सामने वाले का चित्र आपको दिखाई देगा। माइक की आवश्यकता होती है क्योंकि माइक के माध्यम से आपकी आवाज सामने वाले तक पहुंचेगी और सामने वाले की आप तक आएगी। स्पीकर सुनने के लिए आवश्यक होगा, माइक से आवाज जाएगी, स्पीकर से सुनाई देगी। और चौथा होता है इंटरनेट। इंटरनेट की आवश्यकता भी बहुत जरूरी होती है। बाकी तो सिस्टम में सब कुछ होता है। एलईडी आपके कंप्यूटर में होगी, कीबोर्ड आपके कंप्यूटर में होगा, सब कुछ होता है, माउस आपके कंप्यूटर में होता है। लेकिन कुछ अलग से चीजें जो आपको ऐड करनी होती हैं आपके सिस्टम में, वो क्या होती हैं? वेब कैमरा, माइक, स्पीकर और इंटरनेट। इनको आप ऐड कर लीजिए तो इसके माध्यम से आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का लुत्फ उठा सकते हैं। यह मल्टीमीडिया के उपयोग का भी एक उदाहरण है। इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर पर टेलीफोन पर उपलब्ध सेवाओं का उपयोग भी हम कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। इसमें आवाज एवं फैक्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। फिर होता है ई पब्लिशिंग। ई पब्लिशिंग में क्या कर सकते हैं हम? बहुत सारी किताबों की सॉफ्ट कॉपी बनाकर हम क्या इंटरनेट पर सेव कर सकते हैं, ताकि समय आने पर हम या कोई और व्यक्ति जिसको उसकी जरूरत हो वह उसका फायदा उठा सके। किसी पुस्तक या लेख को वर्ल्ड वाइड वेब पर स्टोर करना ताकि इच्छुक व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से उसे देख या पढ़ सके, क्या कहलाता है? ई पब्लिशिंग कहलाता है। ब्लॉग का फुल फॉर्म होता है वेबलॉग। यह भी पीएससी में पूछा जा चुका है। ब्लॉग का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वेबलॉग होता है, यह www वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध सोशल नेटवर्किंग साइट है। सोशल नेटवर्किंग साइट अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या कहलाती हैं, जहां पर लोग क्या होते हैं आपस में बातचीत करते हैं, जो न्यूज़ होती हैं, सूचनाएं होती हैं, उनका आदान प्रदान करते हैं, वो सोशल नेटवर्किंग साइट होती हैं। दिन प्रतिदिन की बातों को शेयर करते हैं। इसमें व्यक्तिगत ऑनलाइन डायरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत ऑनलाइन डायरी भी कहा जाता है। प्रश्न सीधा पूछा गया है कि व्यक्तिगत ऑनलाइन डायरी किसे कहा गया है? तो ब्लॉग को कहा गया है। ब्लॉग का फुल फॉर्म क्या होता है? वेबलॉग होता है। क्लियर है? पर्सनल ब्लॉगिंग का जनक किसे कहा जाता है? तो जस्टिन हॉल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जस्टिन हॉल। यह भी आपको ध्यान रखना है। अब होता है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के क्षेत्र में भी इंटरनेट का उपयोग होता है। किसी व्यक्ति को कोई चीजें यदि मंगवानी है किसी प्लेटफॉर्म से तो ई कॉमर्स के द्वारा मंगवा सकता है। कोई लेन देन करना है तो वह भी सॉफ्ट मुद्रा के रूप में उसका लेन देन कर सकता है। इसको हम डिटेल में अलग से एक वीडियो के द्वारा पढ़ेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में ई कॉमर्स को अलग से जोड़ा गया है। अब बात कर लेते हैं सोशल मीडिया, सामाजिक मीडिया क्या कहलाती है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे सोशल मीडिया साइट की। तो पारस्परिक संबंधों के लिए अंतरजाल या अन्य माध्यमों द्वारा निर्मित आभासी समूह क्या कहलाता है? सोशल मीडिया कहलाता है। मतलब लोग आपस में संबंध बनाते हैं, एक दूसरे से बतियाते हैं, बातचीत करते हैं, मैसेज संदेश फॉरवर्ड करते हैं। तो वह किसके माध्यम से करते हैं? एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से करते हैं, और उसी प्लेटफॉर्म को क्या कहा जाता है? सोशल मीडिया या सामाजिक मीडिया कहा जाता है। यह व्यक्तियों और समुदायों के साझा सहभागी बनाने का माध्यम है, अर्थात सभी को साझा सहभागी बनाने का एक माध्यम है। इसका उपयोग सामाजिक संबंध के अलावा उपयोगकर्ता सामग्री, वेब आधारित प्रौद्योगिकी में भी किया जाता है। अर्थात कोई भी संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना है, किसी की दिनचर्या के विषय में जानना है, किसी को फेमस होना है, या किसी को कोई भी चीज दूसरों तक पहुंचाना है, तो वह सोशल मीडिया के माध्यम से ये चीजें कर सकता है। इसमें इंटरनेट फोरम, वेबलॉग जैसे कि उदाहरण में ट्विटर, सहयोगी परियोजना जैसे कि विकिपीडिया, सोशल खबर नेटवर्किंग साइट जैसे कि डिग या लेकरनेट, साथ ही साथ सामाजिक समुदाय जैसे कि यूट्यूब आदि शामिल होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया, विकिपीडिया हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब सोशल मीडिया के अंतर्गत आते हैं। बात कर लेते हैं भूमिका की। तो इसमें लोगों तक सूचनाओं की पहुंच को आसान बना दिया जाता है। इसका उपयोग कहां है? तो सोशल मीडिया जो होती है इसके माध्यम से लोगों तक सूचनाएं आसान बन जाती हैं। आप ध्यान रखिए, आप सोचिएगा कि जब सोशल मीडिया नहीं था, जब फेसबुक का आविष्कार नहीं हुआ था, जब ट्विटर का आविष्कार नहीं हुआ था, जब व्हाट्सएप का आविष्कार नहीं हुआ था, तो क्या आपको दिन प्रतिदिन की न्यूज़ें तुरंत मिल जाया करती थी? नहीं मिलती थी। अब तो आप सो के जैसे ही उठते हैं तुरंत आपके सामने न्यूज़ आ जाती है कि यहाँ पर ये घटना हो गई, यहाँ पर ये घटना हो गई, यहाँ पर इस मंदिर को तोड़ा गया, यहाँ पर इस मस्जिद को तोड़ा गया, यहाँ पर दंगे हो गए, यहाँ पर ये हुआ, चुनाव में ये जीता, चुनाव में वो हारा। तो जितनी भी न्यूज़ होती हैं सभी चीज़ें आपको तुरंत ही मिल जाती हैं। तो यह कैसे मिल पाई? यह मिल पाई सोशल मीडिया की सहायता से।
इससे जनता से सरकार का जुड़ाव तथा सरकार की जनता तक पहुंच सुनिश्चित हो जाता है। व्यक्ति गांव पे चल रहा होता है, सड़क में देखता है गड्ढा है, तुरंत फोटो खींचता है, सोशल मीडिया पे डाल देता है। वह देखता है कि कहीं पर मॉब लिंचिंग हो रही है, किसी व्यक्ति को पीटा जा रहा है, व्यक्ति वीडियो बनाता है, सोशल मीडिया पे डाल देता है। तो सरकार तक जनता की पहुंच अर्थात क्या समाज में चल रहा है वह दिन प्रतिदिन की सारी क्रियाविधि सरकार अवगत होती है उससे। साथ ही साथ सरकार क्या काम कर रही है, कहां पर सड़कों का निर्माण होना था और नहीं हुआ है, कहां पर मंत्री जी की यात्रा हो रही है, वो सभी चीजें सोशल मीडिया की सहायता से लोगों तक और लोगों की सभी चीजें सरकार तक पहुंच जाती हैं। जनता का रुझान तथा ज्वलंत मुद्दों का ज्ञान सरकार को शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है। जनता का रुझान क्या चल रहा है, क्या वह इस बार वोट देंगे या वोट नहीं देंगे, वो सभी रुझान सोशल मीडिया की सहायता से लोगों को, जो नेता होते हैं उनको पहुंच जाता है। विभिन्न देशों में होने वाली गतिविधियों के बारे में लोगों को पहुंच आसान हो जाती है। किस देश में क्या हो रहा है, रूस और यूक्रेन का युद्ध क्यों हो रहा है, क्या समस्याएं, किस देश के कितने लोग मारे गए, कौन सा वायरस कहां पर फैल रहा है, तो और कोरोना वायरस से कहां पर कितनी मृत्यु हो रही है, वैक्सीनेशन किस दर से हो रहा है, किस देश ने कौन सी वैक्सीन सबसे पहले बना ली, तो इन सबकी इंफॉर्मेशन आपको कहां से प्राप्त हुई, तो आपको किसके माध्यम से होती है, सोशल मीडिया के माध्यम से होती है। इसके माध्यम से सरकारी योजनाओं, नीतियों और सरकार की कमियों को भी जानने में शीघ्रता मिलती है। स्थानीय स्तर की घटनाएं, मुद्दा राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार तक पहुंचाना भी आसान हो जाता है। समस्याएं भी हैं, जिस तरीके से सोशल मीडिया में हमें अच्छा हरा हरा दिख रहा है, फायदे दिख रहे हैं कि यार हमें तो सरकार तक पहुंच हो रही है, सरकार की हम तक पहुंच हो रही है, कोई समस्या होती है तो उस समस्या को हम सरकार तक मिनटों में पहुंचा देते हैं। सरकार क्या योजनाएं बना रहा है, क्या कार्य कर रहा है, उसकी पहुंच हम तक हो जाती है। किसी भी व्यक्ति को मिनटों में फेमस बना देता है और किसी भी व्यक्ति को मिनटों में ऊपर से नीचे पटक देता है। कितने फायदे हैं सोशल मीडिया के, लेकिन इसी सोशल मीडिया की कुछ समस्याएं भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। जैसे कि जहां एक और इस जो सामाजिक मीडिया है ये जुड़ाव तो बना रहा है, दूसरी ओर इसके नुकसान भी बहुत ज्यादा हैं। जैसे कि यह है सामाजिक तनाव एवं अशांति पैदा कर सकता है। सामाजिक तनाव, अशांति, आपने कोरोना के काल में देखा होगा कि कोरोना के द्वारा लोगों की कितनी मृत्यु हो रही थी, लेकिन जितनी मृत्यु नहीं हो रही थी उससे बढ़ चढ़कर सोशल मीडिया ने इसमें दर्शाने का काम किया। व्हाट्सएप पे तुरंत सुबह मैसेज आ जाता था कि आज इस देश में इतनी भयंकर त्रासदी हो गई कि लाशों के ढेर लगे हुए हैं, उन्हें दफनाने के लिए जगह नहीं मिल रही। लोग एकदम तनाव में आ जाते थे कि यार कितना ज्यादा कहर है, कितनी ज्यादा समस्या, कितनी विकराल समस्या आ रही है। तो इससे क्या हो रहा था, सामाजिक अशांति और तनाव और अशांति का माहौल फैल रहा था। इसका काम कौन कर रही थी, सामाजिक मीडिया, सोशल मीडिया कर रही थी। इसका उपयोग व्यक्ति, वर्ग, समुदाय, पंथ, धर्म, दल और समाज के प्रति नफरत फैलाने और संदेह फैलाने में भी किया जाता है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण वर्तमान में आपको देखने को मिल रहा होगा। जैसे कि मंदिर और मस्जिद का मुद्दा चल रहा है, तो इसमें सोशल मीडिया कितना बढ़ चढ़कर भाग ले रही है। लोग कितने मैसेज डाल रहे हैं कि पहले यहां मंदिर था, पहले यहां मस्जिद थी, कितना विवाद चल रहा है। तो ये लोगों के मन में नफरत की भावना फैलाने का भी काम करती है। इसके माध्यम से आतंकवादी युवाओं को भड़काने एवं अपने मंसूबों को पूरा करने में भी सहायता मिलती है। जो आतंकवादी होते हैं वह लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से भड़काते हैं और अपने में मिला लेते हैं। किसी को पता भी नहीं चलता कि मेरे बाजू में जो बैठा हुआ है वह क्या आतंकवादियों के साथ मिला हुआ है या उसके मन में क्या चल रहा है, उसकी मानसिक स्थिति कैसी है। तो किसी भी व्यक्ति की मानसिक स्थिति को परिवर्तित करने का काम भी कौन कर रहा है, सोशल मीडिया कर रहा है। छोटी सी घटना को बढ़ा चढ़ाकर बताने का कार्य भी क्या करता है, सामाजिक मीडिया करता है, सोशल मीडिया करता है। क्लियर हुआ दोस्तों। तो सोशल मीडिया की समस्याएं भी बहुत ज्यादा हैं, इसलिए कहा जाता है कि सोशल मीडिया का यदि आप उपयोग करते हैं तो बहुत ही सोच समझ कर करिएगा। सोशल मीडिया पर यदि कोई पोस्ट फॉरवर्ड करते हैं तो बहुत ही सोच समझ के करिएगा। यदि आपके व्हाट्सएप पे, आपके एफबी पर कोई पोस्ट आती है, वह ज्वलंत मुद्दे से संबंधित है, तो आप सोचिएगा, समझिएगा, उसके तथ्यों को समझिएगा, क्या यह न्यूज सही है, उसके बाद ही उस न्यूज पर विश्वास कीजिएगा, उसके बाद ही उसे फॉरवर्ड कीजिएगा। वरना आपकी एक पोस्ट कितना बड़ा दंगा उठा सकती है, आप ये समझ भी नहीं सकते हैं। अब बात करते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स की कि कौन कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग शब्द का सबसे पहले प्रयोग
प्रोफेसर जे.ए. लर्नेस द्वारा 1950 में शुरू किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि बताइए सोशल नेटवर्किंग शब्द का उपयोग सबसे पहले किसके द्वारा और कब किया गया था? तो प्रोफेसर जे.ए. लर्नेस के द्वारा 1950 में किया गया था। इसके माध्यम से कंप्यूटर या मोबाइल द्वारा इंटरनेट से जुड़कर दुनिया भर की कहीं भी स्थित लोगों से हम संपर्क स्थापित कर सकते हैं, साथ ही साथ उनके विचार को जान सकते हैं और अपने विचार उन तक पहुंचा सकते हैं। कौन कौन सी साइट है? जैसे कि फेसबुक, सबसे बड़ी साइट तो क्या है? फेसबुक ही है। यह विश्व की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट है। इसकी स्थापना 2004 में किसने की थी? मार्क जुकरबर्ग ने की थी। किसने की थी? मार्क जुकरबर्ग। और फेसबुक कहां की कंपनी है? तो अमेरिका की कंपनी है। इसका मुख्यालय मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया, अमेरिका में है। कहां पर है? अमेरिका में है। इस पे कौन व्यक्ति अकाउंट बना सकते हैं? तो जो भी व्यक्ति जिनकी उम्र 13 वर्ष से अधिक है वह व्यक्ति और जिनके पास एक वैध ईमेल आईडी है वह एफबी पर अपना अकाउंट खोल सकते हैं। ट्विटर 21 मार्च 2006 को जैक डर्मी के द्वारा इसका विकास किया गया। किसका? ट्विटर का। ट्विटर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? जैक डर्मी के द्वारा किया गया। कब? 21 मार्च 2006 को किया गया। इसमें माइक्रो ब्लॉगिंग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रो ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग क्या होता है? वेब ब्लॉग होता है, जो कि छोटा एक प्लेटफॉर्म होता है सोशल नेटवर्किंग साइट का। ट्विटर में अधिकतम 140 अक्षर से 280 अक्षर तक होते हैं। अर्थात आपको यदि कोई भी संदेश ट्विटर में टाइप करना है तो वह 140 से लेकर 280 तक के अक्षरों में आप टाइप कर सकते हैं। यूट्यूब, इसका प्रारंभ 2005 में पेपॉल कंपनी के द्वारा किया गया था। पेपॉल कंपनी है, उसके द्वारा यूट्यूब का निर्माण किया गया था। कब? 2005 में। और व्यक्ति कौन थे पेपॉल कंपनी के? तो चार्ल हार्ली, स्टीव चैन और जावेद करीम, इन 3 व्यक्तियों के द्वारा यूट्यूब का विकास किया गया था। वीडियो शेयर करने, वीडियो देखने का सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है कौन सा है? यूट्यूब है। यह गूगल इंक कंपनी द्वारा संचालित एक वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। कोई भी व्यक्ति चाहता है वीडियो बनाता है, यूट्यूब पर अपना चैनल बना के डाल सकता है और कोई भी व्यक्ति उस वीडियो को मुफ्त में देख सकता है। उसे किसी भी प्रकार का चार्ज देने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। गूगल प्लस, इसकी स्थापना 15 दिसंबर 2011 में लैरी पेज और सर्गे विन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? लैरी पेज और सर्गे विन के द्वारा। कब की गई थी? 15 दिसंबर 2011 को। किसकी? गूगल प्लस। गूगल प्लस क्या है? तो एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। मुख्यालय इसका भी कैलिफोर्निया, अमेरिका में है, क्योंकि गूगल कंपनी कहां की है? अमेरिका की है। व्हाट्सएप, इसकी स्थापना 24 फरवरी 2009 में जैन क्रूम और ब्रायन एक्टन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? जैन क्रूम और ब्रायन एक्टर। यहां पर मैं आपको ध्यान दिला देना चाहता हूं कि जो सोशल नेटवर्किंग साइट है ये आपके सिलेबस में अलग से जुड़ी हुई हैं। तो यहां पर इनकी स्थापना कब हुई, किसने इसकी स्थापना की और इसकी जो भी विशेषता है, कहां की एक कंपनी है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, रट लेना, क्योंकि इनसे एक ना एक प्रश्न बनने वाला जरूर है। इसका मुख्यालय भी कहां है? कैलिफोर्निया, अमेरिका में है। फेसबुक द्वारा इसका व्हाट्सएप का अधिग्रहण कर लिया गया है। ध्यान रख लीजिएगा, व्हाट्सएप का, ट्विटर का अधिग्रहण किसने कर लिया? फेसबुक ने ही कर लिया है। इंस्टाग्राम 2010 में केविन सिस्ट्रॉम और माइक फाइगर द्वारा इसका विकास किया गया था। फेसबुक द्वारा 2012 में इसका भी क्या कर लिया गया है? अधिग्रहण कर लिया गया है। तो अब इस जो फेसबुक है उसने इंस्टाग्राम को, व्हाट्सएप को, ट्विटर को, इनको क्या कर लिया है? खरीद लिया है। लिंक्डइन, स्थापना 2002 में रेड हाफमैन, एल ब्रू और कास्टेन गैवरिक द्वारा लिंक्डइन का क्या किया गया है? आविष्कार किया गया है। मुख्यालय कहां पर है? कैलिफोर्निया है। ध्यान रखिएगा, जितनी भी सोशल नेटवर्किंग साइट हैं अधिकतर का मुख्यालय कहां पर है? तो कैलिफोर्निया में है। आर्कुट, यह गूगल की सोशल नेटवर्किंग साइट है और 2004 में इसकी स्थापना की गई थी और 30 सितंबर 2014 को आर्कुट को बंद कर दिया गया है। सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बताइए गूगल की सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है? तो आर्कुट है। rediffmail.com, इसकी स्थापना 1995 में अजीत बालकृष्णन द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? अजीत बालकृष्णन के द्वारा। हॉटमेल, तो ये सबीर भाटिया जी की है। 1996 में सबीर भाटिया और जैक स्मिथ के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। फिर है कू ऐप। कू ऐप क्या है? भारत की सोशल नेटवर्किंग साइट है। इसकी स्थापना अप्पमे राधाकृष्णन ने की थी। किसने की थी? अप्पमे राधाकृष्णन ने। यह भी माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। देश का पहला भाषा आधारित प्लेटफॉर्म है जो 4 भारतीय भाषाओं में ब्लॉग लिखने की स्वतंत्रता देता है। कितनी भाषाओं में? 4 भाषाओं में। इसके अलावा भी जैसे हाइक, वाइवर, गूगल लेंस, सिग्नल ऐप,
स्कैप, वीचैट, स्नैपचैट, वाइडू आदि क्या है, ये सोशल नेटवर्किंग या सोशल मीडिया साइट हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके साथ ही जो इंटरनेट और इंटरनेट के अंतर्गत जो सोशल नेटवर्किंग साइट है, ये वाला टॉपिक आपका समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसके अंतर्गत हम ई गवर्नेंस और ई कॉमर्स का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।